रिकॉर्ड। ठीक है, विंटर 24 क्वेश्चन पेपर 12 का है। अच्छा, a physical unit consists of a magnitude and a unit which row does not show a correct combination of physical quantity and its unit। तो कौन सी रो करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको शो नहीं कर रही? द रो दैट इज नॉट शोइंग यू द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज सी। चार्ज का यूनिट कूलम्स होता है, एम्पेयर्स नहीं होता, तो ऑब्वियसली सी वाली आपकी गलत है। बाकी सारे तो दिए हुए ऐसा ही बेस यूनिट्स नहीं है, लेकिन यूनिट्स है, उनके यूनिट्स है। A small car travels in a town. What is a reasonable estimate of the kinetic energy of the car? तो हमने एक रीजनेबल एस्टिमेट निकालनी है उस गाड़ी की, वो कितनी जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी जब वो टाउन में चल रही है। ठीक है, व्हेन इट इज गोइंग इन अ टाउन। सो व्हाट डू यू थिंक? हम हाफ एम बी स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है जी। व्हाट शुड वी पुट इन एज द मास? हाफ मास मेरे ख्याल से 1000 डाल दें। एक छोटी सी गाड़ी है, ठीक है जी। 1000, ऑल ऑफ द पीपल इंक्लूडेड इन एवरीथिंग, विल पुट दैट। व्हाट डू यू थिंक शुड बी अ वेलोसिटी फॉर गोइंग इन टाउन? 20 होगी, 40 होगी? नहीं, 100 तो बहुत ज्यादा है। 100 कौन चलाता है टाउन के अंदर? 40 होगी, 50 होगी, 60 होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, 40 ज्यादातर, 40, 30, 40 होगी। तो हम क्या करते हैं, हम 40 का स्क्वायर कर लेते हैं, इससे कंप्यूट करते हैं हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है। 40 किलो, अरे हाँ, सॉरी सॉरी, मैं वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी चीज बताई तुमने। मैं जिस चीज को भूल गया, सॉरी। गाड़ी के जो उस पे होता है डायल पे, तो किलोमीटर्स पर आवर में आता है ना। तो हम जो चला रहे होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली टाउन में 40 किलोमीटर पर आवर होगा, राइट। इस किलोमीटर को भी, किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। सो व्हाट आर वी गोइंग टू से? वी गोइंग टू से ओके, 40 किलोमीटर पर आवर पे हम चल रहे होते हैं। हमें किलोमीटर को मीटर में करना है, तो मैं किलोमीटर को मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दूंगा ताकि ये मीटर में हो जाए। और आर को जो है वो मैं क्या कर दूंगा, मैं जो हूं वो सेकेंड्स में ले जाऊंगा। तो मल्टीप्लाइड बाय 60 करूंगा फॉर मिनट्स, एंड मल्टीप्लाई बाय 60 करूंगा फॉर सेकेंड्स। अब निकाल लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है। 11 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। और अगर हम वैसे ही, अगर ऐसे ही कैलकुलेट कर दें, इसकी वेलोसिटी एंड वेलोसिटी अलग से ना निकालें। 40 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60। अच्छा, और स्क्वायर लगाना नहीं भूलना, ठीक है। डिवाइड बाई 60 इंटू 60 एंड देन स्क्वायर। क्या आ रहा है मेरे पास? आ रहा है 6.2 इंटू 10 पावर 1, 2, 3, 4। 6.2 इंटू 10 पावर 4, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली इस वाली वैल्यू से बहुत ज्यादा करीब है, 5 इंटू 10 पावर 4। ठीक है, तो ये हमने एस्टिमेशन कर ली। 2 का हमको आंसर ए लग रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को भी? और थैंक यू जिस भी बच्चे ने बताया था, थिंक सबूर थे, जिन्होंने बताया था कि कन्वर्ट कर लें। कन्वर्जन मेरे दिमाग से निकल गई थी। चलो आगे चलते हैं। अ सॉलिड बार हैज अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। Its length is measured as this much and its width is measured as this much. These values are used to calculate the volume of the bar. What is the percentage uncertainty in the calculated volume? Pretty easy peasy, हम सबको पता है वॉल्यूम कैसे निकलेगा। वॉल्यूम निकलेगा लेंथ इंटू विड्थ करके, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमारे पास स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है इसकी, तो इसका मतलब है कि इसका जो ये वाला स्पेस है, इसकी जो एक साइड की लेंथ होगी वो डब्ल्यू होगी ऐसे भी, और जो है वो डब्ल्यू होगी ऐसे भी। ये आ गई इसकी विड्थ, जो क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर की क्रॉस सेक्शन। और बाकी लेंथ हमें दी हुई है, तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ होगी इसकी, इस तरीके से जो आपको दी हुई है, वो आपको बताई हुई है वो कितनी है। ठीक है, देव गिवन यू दैट लेंथ एज वेल। ये वाली लेंथ जो है वो आपको यू एल दी है। तो ऑब्वियसली लेंथ इंटू विड्थ कर दूंगा, मुझे मेरी वैल्यू मिल जाएगी। यानी बेसिकली इट्स गोइंग टू बी लेंथ इंटू डब्ल्यू स्क्वायर्ड। सब हम आराम से कर लेते हैं। सो लेट्स सी, डेल्टा वी अपॉन वी विल इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। एंड देन फाइनली अब हमें वैल्यूज प्लग इन करनी है, 0.250, 0.01 और 2। ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं, बिकॉज वी वांट परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सो मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ लेट्स कैलकुलेट। डेल्टा एल 0.2 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, ये आ गया, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा डब्ल्यू यानी 0.01 डिवाइड बाई 2 एंड देन इंटू 100। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी कैलकुलेशन, एंड लेट्स सी व्हाट्स द आंसर।
0.2 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स 0.01 ओवर 2 इंटू 100, 7/5 मेरे पास 1.4% आ रही। ठीक है, आई एम गेटिंग द परसेंटेज अनसर्टेनिटी एज 1.4% इन द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, बिल्कुल सही है, 3 हमारे पास डी आ गया आंसर। आगे चलते हैं। The graph shows how the acceleration of an object moving in a straight line varies with time. The object starts from rest, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो क्या थी, वो 0 थी. Which graph shows the variation with time of the velocity of the object over the same time interval? तो हमने जो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है। ये क्वेश्चन तो हमने क्लास में भी किया हुआ है, ठीक है जी, और 1000 बार किया हुआ है। इसको डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी में भी करा हुआ है, इसको वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन में भी करा हुआ है, एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी, और हमने इस वाले ग्राफ को बहुत दफा देखा है। सो लेट्स सी ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो पहला आपके पास चेक क्या हो सकता है कि आप ये चेक कर लें सारे ग्राफ 0 से स्टार्ट करें। तो ओके, ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट इज परफेक्ट। ठीक है जी। अच्छा, मैं दिखा दूं। अब हमें क्या पता होता है, हमें ये पता होता है कि हमारा जो ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी टाइम का, वो क्या होता है, gradient of velocity time equals to acceleration. So what I can do is I can pick up the values from this graph, and I know that whatever the values I'm getting over here, that will be the gradient of the graphs that is given to me down below. So over here I can see that शुरू में मेरी acceleration की value 0 है, यानी इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम का जो ग्रेडियंट होगा यहाँ पे, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू मेरे पास 0। यहां पे भी मेरे पास एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 है, तो वेलोसिटी टाइम का जो ग्रेडियंट होगा वो यहाँ पे क्या होगा, वो 0 होगा। एंड सिमिलरली अगर हम देखें, एक्सेलरेशन बढ़ रही है, 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 एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती है और फिर वापस से डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे क्योंकि मेरी एक्सेलरेशन मैक्स है, तो मेरा ग्रेडियंट भी कैसा होगा वेलोसिटी टाइम का, वो भी मेरा ग्रेडियंट जो है वो मैक्स आना चाहिए। एंड ऑब्वियसली दिस इज द पॉजिटिव मैक्सिमम, so we will say, okay, I should be getting a positive maximum gradient somewhere in the middle. This is how I'm going to do that. So first of all, we need to see if the gradient is 0 at the start and the finish. So let's look at that. Is the gradient 0 at the start? Yes. Is the gradient 0 at end? बिल्कुल है। Gradient 0 at start? बिल्कुल है। Gradient 0 at end? बिल्कुल है। C में नहीं, C में gradient 0 नहीं है स्टार्ट पे, और एंड में भी 0 नहीं है, तो C तो डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। तो गोइंग टू से ओके, C इज रॉन्ग। D को देखेंगे, D चलो स्टार्ट में तो लग रहा है ग्रेडियंट 0 है, लेकिन एंड में ग्रेडियंट 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन आखिर में 0 नहीं दिखाई गई। अब A और B में से डिसाइड करना। अब हमने क्या कहा था, बीच में जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है, और एक्सेलरेशन कैसे पता चलेगी, ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ्स। यहां पे हम देख रहे हैं, यहां पे बजाय मैक्सिमम होने के यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि ग्रेडियंट इन्होंने 0 दिखा दिया। तो बी भी आपका रॉन्ग हो गया। सिर्फ और सिर्फ यही करेक्ट है, आपको एक पॉजिटिव मैक्सिमम ग्रेडियंट चाहिए था। तो ये देखो, ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तकरीबन यहां पे मैक्स होता है, देन उसके बाद डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, वापस से 0 पहुंच जाता है। सो दिस इज द ग्रेडियंट दैट इज द पॉजिटिव मैक्सिमम ग्रेड, आपका ग्रेडियंट जो आपका पॉजिटिव मैक्सिमम आ रहा है। सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। इसमें कोई कंफ्यूजन? डन, ओके। एक्चुअली a stone falls vertically from rest, air resistance is negligible. What is the speed of the stone when it has fallen through a distance of 0.40 meters? सिंपल काइनेमेटिक्स से सब कर सकते हैं, जल्दी से करो, इसकी वैल्यू बताओ क्या आ रही है। बी आ रही है, ठीक है। मेक श्योर यू ड्रॉ द कन्वेंशन, कन्वेंशन को मत भूलिएगा, और अपनी केस को बना के जल्दी से कर लीजिएगा। स्टोन आपका रेस्ट से गिर रहा है, रेस्ट से गिरा, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, बोल रहे हैं स्पीड यहाँ पे क्या होगी, जब इसने डिस्टेंस जो है वो कितना फॉल कर लिया, डिस्टेंस इसने 0.40 फॉल कर लिया। टाइम नहीं दिया हुआ, तो मैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as से निकाल लूंगा। वी स्क्वायर मुझे ढूंढना है, यू स्क्वायर 0 हो गया, 2 टाइम्स एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स एज पॉजिटिव, and your distance is 0.40, and you can work out this velocity, 2 into 9.81 into 0.40 अंडर रूट, आंसर 2.8 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये तो बहुत ही कोई बच्चों वाला सवाल था, इसमें तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। 5 का बी है आंसर, बिल्कुल सही है। मूविंग ऑनवर्ड्स,
अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, एक टॉल बिल्डिंग थी उससे हॉरिजॉन्टली फेंक दिया गया, द ग्राउंड इज हॉरिजॉन्टल, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, विच स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द बॉल इज करेक्ट? बेटा सर्कुलर पाथ नहीं होता ये, सर्कुलर मोशन तो अभी आपने लोगों ने सीखा ही नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन है ना ये, तो इट कैन नॉट फॉलो अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज नॉट, प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोलिक पाथ। सर्कुलर अगले साल पढ़ोगे, A2 में पहला टॉपिक होगा सर्कुलर मोशन का, ठीक है। तो सर्कुलर नहीं बोलते प्रोजेक्टाइल वाले को, पैराबोलिक पाथ बोलते, सर्कुलर नहीं बोलते, वो सर्कुलर नहीं होता। सर कैन जीरो बी अ कांस्टेंट? यस, जीरो इज अ कांस्टेंट। अच्छा, अब हम क्या देख लेते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज ऑलवेज एट राइट एंगल्स टू द पाथ ऑफ द बॉल। अच्छा, अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो ऐसा हो नहीं सकता, फॉर एग्जाम्पल आप टॉल बिल्डिंग पे खड़े हुए, ठीक है जी, और आपने इधर से एक बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंक दिया। आई होप सबको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा होगा, राइट। यू वुड बी गेटिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन। सो बेसिकली समथिंग लाइक दिस, आपने फेंकी तो वो यूं प्रोजेक्टाइल की तरह पैराबोलिक पाथ फॉलो कर, राइट। अगर मैं आपकी पाथ ऑफ द बॉल की बात करूं, तो आपका पाथ ऑफ द बॉल क्या है, सपोज करते हैं इस पॉइंट पे कहते हैं पाथ लेना चाह रहा हूं, तो पाथ क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगी, वट एवर टेंजेंट इज देयर गोइंग टू बी। और हम सबको पता है कि हमारी जो इसमें एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट होती है और वर्टिकली एक्ट करती है, तो ये 90 डिग्री तो नहीं बन रहा। हाँ, ये जरूर है कि शुरू में 90 डिग्री है, शुरू में बिटवीन द पाथ एंड द एक्सेलरेशन मेकिंग 90 डिग्री, लेकिन जैसे जैसे हम पाथ में आगे जाए जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा पाथ खुद भी टेढ़ा होता जा रहा है, तो फिर ऑब्वियसली फिर जी जो है वो उसके साथ 90 डिग्री में नहीं एक्ट कर रही, ठीक है। सो हमारे पास ये वाला रॉन्ग हो गया, ठीक है। अगले साल सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, सर्कुलर मोशन में ये बात हमेशा ट्रू रहती है, जो आपकी एक्सेलरेशन होती है बॉल की वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है पाथ ऑफ द बॉल, वो हमेशा आपकी जो भी पाथ होगा उसके हमेशा परपेंडिकुलर आ रही होगी एक्सेलरेशन, उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, वो अगले साल पढ़ोगे पहले टॉपिक में। द बॉल फॉलोज अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ नहीं हो सकता बिकॉज हमने प्रोजेक्टाइल मोशन इसको नाम दिया है, तो ये पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल पाथ बोलो इसको या फिर पैराबोलिक पाथ बोलो। पैराबोला आई होप सबको पता हो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ बनती है उसको पैराबोला कहते हैं। द बॉल हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यस इट हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टली इट हैज जीरो, वर्टिकली इट हैज एक्सेलरेशन ऑफ जी, यानी इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जी की इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। और एयर रेजिस्टेंस भी आपकी नेग्लिजिबल है, so this pointer is correct, that means C is going to be the correct answer. The ball's time in the air is proportional to the velocity at which it was thrown, यानी जितना टाइम वो हवा में लेगी ये प्रोपोर्शनल है कि जो है वो उसकी वेलोसिटी से। अच्छा, अब हवा में कितना टाइम लेगी ये कैसे पता चलेगा, हवा में ये इतना टाइम लेगी जब तक ये आपकी पूरी बिल्डिंग का डिस्टेंस कवर ना कर ले, ठीक है। अगर आपकी बिल्डिंग जो है वो वर्टिकली उसकी हाइट h थी, ठीक है, तो कितना टाइम लेगी भाई, जब तक जो है वो ये वर्टिकली ये हाइट h कवर कर ना कर ले। अगर मैं कन्वेंशन बनाऊं और मैं ये देखना चाहूं हाइट h और टाइम को कैप्चर करने के लिए, सो h विल इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और अगर मैं वर्टिकली देखूं, ऑब्वियसली मैं वर्टिकली ही देखना चाह रहा हूं, मैं अगर एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर देखूं, वर्टिकली देखना चाहूं, तो वर्टिकली हम सबको पता है कि हमारी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो थी बिकॉज हमने इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया। सो एस क्या है, एस इज एच डाउनवर्ड यानी पॉजिटिव, यू इज जीरो, जीरो प्लस हाफ, एक्सिलरेशन क्या हो जाएगी, जी हो जाएगी और टी स्क्वायर। इसमें द टाइम, टाइम इज नॉट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एनीवेयर, वेलोसिटी तो ही नहीं है ना, टाइम होगा भी प्रोपोर्शनल तो 2h डिवाइड बाय जी, रूट ऑफ 2h डिवाइड बाय जी से प्रोपोर्शनल होगा। अब आप जिससे भी आप कहना चाहें, सो 2h डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। तो ये टाइम तो उसकी तो एक्सप्रेशन में तो ये आ रहा है, उसमें वेलोसिटी तो कहीं से आई नहीं, सो वेलोसिटी के साथ ही कोई प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल कोई ताल्लुक नहीं रख रही है ऐसा, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज आल्सो रॉन्ग एंड यू ऑब्वियसली हैव अ बेटर स्टेटमेंट, तो मैं तो डी को पढ़ता भी नहीं, मैं 6C कर लेता क्योंकि मुझे पहले ही पता है वो 110% क्लियर। A moving object strikes a stationary object, एक मूविंग ऑब्जेक्ट था, स्ट्राइक करता है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, द कोलिजन इज इनइलास्टिक, द ऑब्जेक्ट मूव ऑफ टुगेदर, कोलेस कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। Assume that the two objects form an isolated system. Which row shows the possible values of the total momentum and the total kinetic energy for the system before and after the collision? तो आपको जो है वो पॉसिबल वैल्यूज देखनी है।
सी या बी? मेजॉरिटी सी कह रहे। ओके जी। ओके, देखो इसमें शायद हमें कैलकुलेशन भी ना करनी पड़े, बहुत ही आसान ये सवाल है, क्योंकि वैल्यूज भी नहीं तो कैलकुलेशन वैसे भी नहीं कर सकते। सबसे पहली बात ये कि मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन शुड बी सेम, सो ए इज डेफिनेटली रॉन्ग। ये वाला करेक्ट होगा एक, जब 6 6 के बराबर है, जब 6 6 के बराबर है, जब 6 6 के बराबर। तो पहली बात तो ये मोमेंटम तो कांस्टेंट होना चाहिए। फिर काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, हम सबको पता है कोलिजन में एनर्जी लूज हो जाएगी, एनर्जी गेन नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 30 की वैल्यू 90 बन जाए। यू कैन नॉट गेन एनर्जी इन द कोलिजन। कोलिजन में एनर्जी निकल जाएगी सिस्टम से, अंदर नहीं आएगी सिस्टम, राइट? सो 30 टू 90 नहीं जा सकते। 90 टू 30 यस बिल्कुल हो सकता है, एनर्जी आपकी गिर सकती है कि 90 की काइनेटिक एनर्जी से आप उठ के 30 पे आ गए। और 90 90 भी नहीं रह सकता, बिकॉज आपकी कोलिजन जो है वो इनइलास्टिक। सो 90 90 भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी जो कोलिजन है वो इनइलास्टिक है। So therefore, the correct answer is going to be C, as you guys said. The graph shows how a quantity y varies with a quantity x for an object falling vertically at terminal velocity. ठीक है, terminal velocity लिखा हुआ है, vertically गिर रहा है terminal velocity पे towards the earth surface. Which quantities could x and y represent? तो आपने x और y क्या represent कर सकती हैं, आपने देखना है इसको। B, ओके, यूनानिमस डिसीजन हमारा B आ रहा है। लेट्स सी। The graph shows how a quantity y varies with a quantity x. Okay. Now, what we can see, we can clearly see that the relationship is y directly proportional to x. It is supposed to be a linear relationship. और अगर बिल्कुल peculiar होंगे तो y directly proportional to minus x plus c है, यानी एक इंटरसेप्ट भी आ रहा है और नेगेटिव ग्रेडियंट है। राइट, मेरे ख्याल से बस इतना ही देख लेते हैं, काफी होगा हमारे लिए। चलो यहाँ पे देख, टाइम और एक्सेलरेशन। जब हम वर्टिकली गिर रहे हैं एट टर्मिनल वेलोसिटी, तो हमारी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, एक्सेलरेशन हमारी जीरो हो जाती है। सो हमारी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, टाइम जितना भी हो एक्सेलरेशन जीरो पे कांस्टेंट रहेगी। सो दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग, ए इज रॉन्ग। टाइम विद हाइट अबव द सरफेस। ओके, टर्मिनल वेलोसिटी पे हमारे पास क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी पे वी नो हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है, राइट? सो देयरफॉर वी कैन अप्लाई द ओ लेवल वाला फॉर्मूला, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. And if I link time with the height above the surface, so we can clearly see S will equals to Vt, and I can work out this relationship that S is directly proportional to T given the velocity is constant. अगर हमारी velocity constant है जो है terminal velocity पे, तो S और T directly proportional है। और समझ में भी आ रही है बात कि शुरू में S ज्यादा होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो गिरेगा गिरेगा गिरेगा, हाइट अबव दी सरफेस कम होगी कम होगी कम होगी, किसी टाइम पे जाके बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ऑब्वियसली आपने हिट कर दिया ग्राउंड। सो बी इज करेक्ट, या बी लुक्स करेक्ट, वेरी गुड। डिस्टेंस मूव विद काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में क्या आता है, हाफ एम वी स्क्वायर आता है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, ई के इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमें पता है कि क्योंकि हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम ओ लेवल्स वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो हमारे पास यहां पे क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी की जगह एस अपॉन डी डाल रहा हूं, बिकॉज ऑब्वियसली डिस्टेंस को लिंक करना है। सो इनटू एस अपॉन टी स्क्वायर। वी कैन क्लियरली सी, मैं हाफ और एम को तो कांस्टेंट कह सकता हूं, लेकिन मैं एस और टी को कांस्टेंट नहीं कह सकता। यानी अगर मुझे एस के साथ निकालना है तो टी कांस्टेंट होना चाहिए, टी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। और अगर टी को हम फिर भी जबरदस्ती किसी ना किसी तरह कांस्टेंट कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगी, नॉट द डिस्टेंस। सो दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग, ठीक है। और बाकी ये है कि काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जानी चाहिए, कांस्टेंट हो जानी चाहिए, right? So there should be no variation. In fact, it should be just a straight horizontal line. Distance moved with velocity. Distance moved with your velocity. Once again, we know the velocity is constant. So since the velocity is constant, even if I plot the distance moved, my velocity is not changing, it's not decreasing. So this is once again wrong. ठीक है, तो इसमें तीन ऑप्शन ऐसे थे, जो एक्सेलरेशन या वेलोसिटी की बात कर रहे थे, वो तो वैसे ही हमको पता था, उनके बारे में बिल्कुल क्लियर। और बाकी हमने बी वाले को प्रूव कर लिया यूजिंग ओ लेवल्स वाला फॉर्मूला, ठीक है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बन जाता है, ठीक है। एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, उसमें हाफ एटी स्क्वायर अराइव कर दो, एस इक्वल्स टू यूटी वही बन जाता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। आगे चलते, चलो ये वाला करो, 9 करो, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को भी बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, सिर्फ ये होता है कन्वेंशन लेना भूल जाते हैं, वरना आता सर। तो कन्वेंशन मत लेना भूलना,
और उसको प्रॉपरली करना। सो बॉल है मास 2 kg की, जाती है 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, जाके एक वॉल में जाके कोलाइड करती है, रिबाउंड करती है ऑपोजिट डायरेक्शन में इन 2.8 मीटर पर सेकेंड। The time of the collision is 150 millisecond. They've even given you the delta t that it is 150 millisecond. We need to work out what is the average force. Average force कैसे निकलती है? पहले आपको चेन मोमेंटम निकालना पड़ेगा, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, राइट वर्ड इज पॉजिटिव बोल लेते हैं। मोमेंटम फाइनल क्या हो गया? मोमेंटम फाइनल हो जाएगा हमारे पास -2 टाइम्स 2.8, या बल्कि इस तरह लिख लेते हैं कि 2 टाइम्स -2.8। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस फॉर्मूला का पार्ट है। इनिशियल क्या है? इनिशियल हो जाएगा इसका मास 2 इंटू वेलोसिटी पॉजिटिव में तो 4, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा। तो हमारे पास हमारा चेंज इन मोमेंटम आ गया। फोर्स निकालनी हुई तो हम क्या कर देंगे, हम इस वैल्यू को 2 इंटू -2.8 -2 इंटू 4 को डिवाइड कर देंगे बाय 150 मिली सेकेंड्स टू गेट आर force. That was exactly. So 2 into -2.8 -8 divided by 150 into 10⁻³ So we are getting, मेरे पास मेरे आंसर से कन्वेंशन किसी ने अगर ऑपोजिट लिया तो उसका कुछ और आ रहा होगा। मेरे पास आ रहा है -90.667 विच इज 91 न्यूटन इन मैग्नीट्यूड, अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर प्रॉपर्ली। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, two train carriages each of mass 5000 kg roll toward one another on a horizontal frictionless track. One is traveling at a speed of 2 meter per second and the other is traveling at a speed of 1 meter per second. They collide and join together. What is the kinetic energy lost during the collision? So they've told you that they collide and they join together, and they're asking you what is the kinetic energy after the collision, right? Yeah, what is the kinetic energy lost during the collision? Lost के लिए हमें kinetic energy फाइनल चाहिए होगी, इनिशियल वाली तो हम निकाल ही सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा लॉस निकालने के। अब मसला ये फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं है, ठीक है जी। तो फाइनल वेलोसिटी मालूम, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको मोमेंटम के थ्रू, पहले हम मोमेंटम के थ्रू वेलोसिटी निकालेंगे फाइनल, और फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कर देंगे, ठीक है। फाइनल जीरो, बेटा फाइनल जीरो यहां तो नहीं लिखी हुई ना, दो ट्रेन कैरियर्स आके ठुक गई एक दूसरे में, दे कोलाइड एंड जॉइन टुगेदर। If they said they collide and join together and are stationary now, then I would have said, okay, final is zero. But right now, we don't know for sure if the final is zero or not. So we need to be sure about that fact. तो पहले क्या कर लेते हैं, पहले कन्वेंशन बनाते हैं, राइट वर्ड्स इज पॉजिटिव, और पहले मोमेंटम के लिए सॉल्व कर लेते हैं। मुझे पहले फाइनल वेलोसिटी चाहिए। इनिशियल मोमेंटम क्या है, 5000 टू +2 से जा रही, तो 5000 गोइंग विद अ +2, और दूसरी वाली क्या है 5000 विद गोइंग विद अ -1, सो +5000 विद अ -1। और फाइनल क्या होगा, दोनों जुड़ गई हैं 10,000 हो जाएगा, और मुझे इसकी वेलोसिटी नहीं पता, मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि इसकी वेलोसिटी क्या है। तो 5000 इंटू प्लस या -5000, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सिर्फ 5000 विल इक्वल्स टू 10,000 v2, एंड वी कैन क्लियरली सी 5000 और 10,000 इसको कैंसिल करके ये कर देगा, तो v2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/2। ठीक है, 2 उधर जब जाके डिवाइड करूंगा तो 1/2 आ जाएगी, यानी द फाइनल म्यूचुअल वेलोसिटी इज ½ मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन वर्क आउट द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट। सो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट कैसे निकलती है, द डेल्टा के ई विल बी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो गई है, ये कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ, फाइनल मास क्या है, दोनों जुड़ गई 10,000 हो जाएगा, और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारी ये हो गई हाफ, 0.5 का स्क्वायर, ये फाइनल आ गई। इनिशियल क्या आ गई, दोनों की अलग अलग ले लेंगे, काइनेटिक एनर्जी में कोई कन्वेंशन डल जाती, तो वी विल फॉरगेट अबाउट द कन्वेंशन, उसको ऐसे ही कर लेंगे माइनस। अच्छा, दूसरा वाला क्या है, हाफ इंटू 5000 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 5000, और ये स्क्वायर भी करना होगा, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हम इस चीज को कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास हमारी वैल्यू आ जाएगी फॉर द लॉस 11,250 यानी सी आ रहा है। ठीक है, 11,250 जूल्स, सी इज द आंसर। सही है, गुड हो गया। सो सी
10C। ठीक है, कोई कॉपी डाउन कर रहा है तो कर ले, एंड देन लेट मी नो। D, the resultant force acting on the object is zero. This is one of the condition. दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन होती है नेट मोमेंट भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ यही दो कंडीशंस है जो है वो। बाकी ये तो बाकी जो भी चीजें लिखी हुई हैं, ये हो सकता है देखने के अंदाज हो, दीज माइट बी वेज टू सी बट दीज आर नॉट कंडीशंस। अच्छा, ये वाला करो, 12 वाला। ए होगा, वेरी गुड। सो हमारे पास टेंशन कैसी होगी? काइट किस तरफ उड़ना चाहिए? काइट हमेशा मतलब पीछे की तरफ जाती है ना, उड़ती है ना हवा में, तो इट इज ट्राइंग टू फ्लाई लाइक दैट अवे फ्रॉम अस। तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग कैसे खींचेगी? स्ट्रिंग खींचेगी इस डायरेक्शन में। टेंशन कैसे डेवलप होती है? टेंशन इज ऑलवेज डेवलप्ड ऑपोजिट टू एक्सटेंशन। सो टेंशन इज बेसिकली लाइक दिस, एंड द विंड इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस काइट एफ लाइक दिस। ठीक है, अब हमने इसकी वेक्टर डायग्राम लगानी है। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही होगा, तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, टेंशन इस डायरेक्शन में, सो टेंशन इस डायरेक्शन में, ये वाली टेंशन गलत और ये वाली टेंशन भी गलत हो गई। और फोर्स एफ जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा होगा यहां पे। अच्छा, अब जो है ए और सी में क्या फर्क है? वाई ए एंड वाई नॉट सी? एरोस की डायरेक्शन, वेरी गुड, हेड टू टेल रूल। ठीक है, तो हेड टू टेल रूल कहता है अगर आप इक्विलिब्रियम में हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल आप स्टार्टिंग पोजीशन ये ले रहे हैं, तो आप पहले इस एरो से इधर, फिर इस एरो से इधर, फिर इस एरो से वापसी, तो हेड टू टेल रूल फॉलो होगा। यहाँ पे क्या मसला है? यहाँ पे हेड टू टेल रूल फॉलो नहीं हुआ हुआ। दिस डायग्राम वुड हैव बीन करेक्ट इफ दे प्रॉपर्ली डिड द हेड टू टेल रूल। यहाँ पे हेड टू टेल रूल आपका वायलेट हुआ है। हेड टू टेल आपका जो रूल है वो आपका रॉन्ग हुआ हुआ है, सो देयरफॉर सी इज नॉट द आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, इट्स फॉर्मिंग अ क्लोज्ड ट्रायंगल। ठीक है, हाउ डिड यू मेक द डायरेक्शंस फॉर द फोर्स? अच्छा, मैं बता देता हूं। देखो, वेट डाउनवर्ड्स है, टेंशन किस तरफ होगी? तुम्हारी तरफ होगी, क्योंकि काइट उड़ती है पीछे की तरफ ना। द काइट इज फ्लाइंग लाइक दैट, इट्स गोइंग टुवर्ड, इट्स गोइंग अवे फ्रॉम यू। तो ऑब्वियसली टेंशन कैसी होगी? टेंशन तुम्हारी तरफ होगी, क्योंकि तुम काइट को पकड़ के रखे हुए हो। सो द टेंशन इज सपोज टू बी लाइक दिस। ठीक है, अच्छा, अब ये आ गया। अब जो फोर्स एफ की डायरेक्शन है वो कैसे होगी, या उसका अंदाजा कैसे ले रहा हूं? वेट डाउनवर्ड्स है, टेंशन न्यू है ना? तो अब मुझे कोई ना कोई ऐसी फोर्स चाहिए, जैसे अगर ये वेट है डाउनवर्ड्स, लेट्स से दिस इज द वेट डाउनवर्ड्स, और ये मैंने यूं बना दी टेंशन न्यू करके, तो जाहिरन बात है मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इन दोनों को जोड़ने के लिए एक ऐसा वेक्टर यूं ही बनाना पड़ेगा ना, लाइक दिस, force F like this. So therefore from that maybe it's something like this, maybe a little bit more like this, जैसे भी होगी हल्की सी ऐसी होनी चाहिए। वैसे तो वेट को भी उसने हल्का फुल्का कैंसिल आउट करना है, तो ये इस तरीके से वो प्योरली एक इंट्यूशन ही थी। मतलब मैंने बना तो ऐसे दी थी, लेकिन हम सबको पता ना टेंशन इस तरफ है, अब उस फोर्स को काटने के लिए कोई ना कोई फोर्स उस तरफ होनी चाहिए, राइट? सो वो एक ऐसी अंदाज से बना दी कि उस तरफ हो, और वो सही बन रही है। अगर तुम एफ की डायरेक्शन नहीं भी निकालते, तो बाय हेड टू टेल रूल यू गाइज नो, मैंने अगर वेट और टेंशन निकाल ली, तो आई कैन इजीली मेक आउट द फोर्स, द एफ फोर्स। टेंशन लाइक दिस, वेट लाइक दिस, आई जस्ट नीड टू कनेक्ट एफ लाइक दैट, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना मुझे। सही है। और अगर ऐसे नहीं भी बनाते डायग्राम, अगर कुछ ऐसे बनाते, डब्ल्यू डाउनवर्ड्स आ गया, टेंशन यहां से बनाते, तो फिर भी गलत नहीं आती फोर्स, फिर भी जो है वो एफ वही आती, इट वुड हैव बीन द सेम, दीस टू वुड हैव बीन द सेम, एरो की डायरेक्शन वही आती, और हेड टू टेल रूल आपका सेटिस्फाई हो रहा था स्टार्टिंग से लेके एंड तक। हाउ इज फॉलोइंग हेड टू टेल रूल? हेड टू टेल रूल ये होता है कि एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल होनी चाहिए। ये देख रही हो, इसके हेड पे एफ की टेल है, एफ के हेड पे टी की टेल है, टी के हेड पे डब्ल्यू की टेल है। तो हेड टू टेल रूल फॉलो हो रहा है, यानी मैं अगर इसको चलूं यहां से, तो आई कैन गो अराउंड द होल ट्राइंगल एंड देन कम बैक टू माई स्टार्टिंग पोजिशन। सिमिलरली इन दिस डायग्राम एज वेल, if I first go वेट से downwards, then I have a pathway, I can go from T tension over here and then I can go from F till over here, वापस to that. So in both diagrams are correct. But इससे फूल नहीं होना, ये डायग्राम C में नहीं बनी। This is not the diagram shown in C. और उन्होंने टेंशन को ऊपर बनाया, F को नीचे बनाया, उन्होंने हेड टू टेल रूल वायलेट कर दिया। वेट से
यहां की तरफ कोई रास्ता नहीं निकल रहा, मैं आगे नहीं जा सकता। सो दिस डायग्राम इज नॉट द डायग्राम गिवन इन सी। ठीक है, ये डायग्राम अलग है इस सी से। नहीं बेटा, एफ की ऑपोजिट क्यों होगी? हेड टू टेल रूल कर लो ना। एफ की ऑपोजिट क्यों होगी? हेड टू टेल रूल अप्लाई करो। जब टेंशन और वेट की आपको डायरेक्शन पता है तो एफ की डायरेक्शन निकालने में आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? वेट और टेंशन की डायरेक्शन पता है, एफ तो बस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम फॉर्म करना ना, क्लोज ट्राइंगल। क्लोज ट्राइंगल फॉर्म करोगे तो यहां से स्टार्ट करके वहां पे स्टॉप कर दोगे, खत्म हो गया, क्लोज ट्राइंगल बन गया, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। बाकी सब में भी हेड टू टेल रूल फॉलो नहीं हो रहा। बेटा एफ की डायरेक्शन आप सी में बोलना चाह रही हो, किस में बोलना चाह रही हो आप मुझसे? कौन सी वाली डायग्राम, इस वाली डायग्राम में या इस वाली डायग्राम में? एफ की डायरेक्शन ये रही ना बेटा, आपको नजर नहीं आ रहा? एफ की डायरेक्शन यू है तो एफ की डायरेक्शन यहाँ पे भी वही बनाई है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? व्हेन तुमने हेड टू टेल रूल से निकाल ली एफ की डायरेक्शन, तो यहाँ पे मैं इसको ऑपोजिट यू क्यों बनाऊंगा? व्हाई वुड आई कॉन्फ्लिक्ट व्हाट आई हैव ड्रॉन इन द हेड टू टेल रूल? Four forces act about a point P as shown. The forces act in the same plane and produce no resultant moment about P. What is the length xy? So basically principle of moments लगेगा, clockwise moments will equal to anti-clockwise moments. ठीक है, let's start by doing this question. अच्छा, हमें पहले क्या निकालना है? हमने एक्स वाई की डायरेक्शन निकालनी। अगर हम एक्स वाई की लेंथ निकालें, इफ वी लुक एट एक्स वाई, so we can make it very very easy for ourselves. We can clearly see these two are a couple. ये दोनों कपल है, 5 न्यूटन न्यू है, ये वाली 5 न्यूटन न्यू है। सो दीज टू आर अ कपल एंड आई कैन वर्क आउट कि इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ सकता है बाय टेकिंग देयर टॉर्क। याद रखना, व्हाट इज द टॉर्क कैसे दी जाती है? बाय गिविंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द कपल। ठीक है जी। सो आपकी एक 5 न्यूटन एक 5 न्यूटन है, तो आप इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है डी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टॉर्क मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये भी चेक कर लेते हैं कि ये जो कर रहा है ये यूं घूम रहा है, इट इज मूविंग लाइक दिस, राइट? यानी यहां से निकल रहा है और वहां से ये घूम रहा है। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये ऑपोजिट टू क्लॉकवाइज हमारा चल रहा है। सो द टॉर्क इज प्रोड्यूसिंग एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। फिर क्या है, अब हमने दिखाना है अपनी 6 न्यूटन वाली। 6 वाली भी अगर हम देखें तो 6 वाली भी हमारे पास टॉर्क्स ही आएंगे, दे आर ऑल्सो टॉर्क्स। सो वी कैन ऑल्सो सॉल्व इट लाइक दैट कि दिस इज अ कपल विद दिस, एंड जो है वो आपके पास ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है और ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट, ऑब्वियसली तो दोनों मिलके क्लॉकवाइज टॉर्क हो। ठीक है, सो दैट मीन्स दैट द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स विल इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। नाउ सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्या हो जाएगा? यानी टॉर्क निकालनी होगी 6 इंटू वन ऑफ द फोर्स इन द कपल मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द कपल, तो 6 इंटू 9। एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगी? 5 इंटू द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द कपल्स, 5 इंटू डी। सो हमारे पास आ जाएगा 54 इक्वल्स टू 5d, एंड d विल बी 54 डिवाइड बाय 5 विच इज गोइंग टू बी 10.8। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 10.8। लेकिन अगर हम इसको देखें, सो दिस इज नॉट मैचिंग विद 10, नहीं 7 + 3, हाँ सॉरी माय बैड, 7 + 3 इज 10। ठीक है, सो 10 कर लेते हैं और 6 इंटू 10 60 हो गया, 60 डिवाइड बाय 5 12 हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। दिस हैज कम आउट टू बी 12, लेकिन मैं 12 सिलेक्ट नहीं करूंगा। क्यों? बिकॉज ये एक्स वाई की लेंथ नहीं। उन्होंने मुझसे एक्स वाई मांगा है, मैंने एक्स वाई के बीच में परपेंडिकुलर लेंथ निकाली। आई हैव वर्कड आउट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द एक्स वाई की लेंथ। सो व्हाट विल आई हैव टू डू? आई विल हैव टू फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज, आई विल हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल एक्स वाई। तो ये डिस्टेंस डी कैसे निकल रहा है? डी इज बेसिकली द वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्स वाई इज इक्विवेलेंट टू योर डी, राइट? अच्छा, अब लेट्स सी, अगर मैं इसको क्लोज कर दूं और इसका ट्रायंगल बना दूं इस तरीके से, ये दिया हुआ आपको 60 डिग्री का एंगल, यानी इसका मतलब यहां पे भी नहीं, यहां नहीं, एक काम करते हैं, यूं और यूं है ना, ये वाला 60 डिग्री होगा, राइट?
ये समझ में आया सबको, ये वाला 60 डिग्री एक्स से होगा, दिस वन विल बी 60 डिग्री। हाउ डिड आई डू, आई डिड इट थ्रू द ट्रांसवर्सल्स वाली चीज जो आपके पैरेलल लाइंस होती है। दिस इज अ पैरेलल लाइन, इसको ग्रीन से कर लेते हैं। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, टू हॉरिजॉन्टल लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल पैरेलल आ गई। और फिर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल यहां से काटती हुई जा रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है जी, दिस इज योर ट्रांसवर्सल, ये वाली आपकी ट्रांसवर्सल आ गई। तो ये वाला जो एंगल है वो यहां पे होगा। अब हम इसको रिजोल्व कर लेते हैं, क्या बन रहा है, साइन 60 बन रहा है। राइट, दिस इज साइन, d is x by sin 60, so let's do that. So d equals to x by sin 60, and then what I can do, your xy is going to be d upon sin 60. So d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 12 है, डिवाइड बाय sin 60 कर लेंगे, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। c आ रहा है, यानी हमारे पास 14 मीटर्स हमारा आंसर आ रहा है। सही है, सबको समझ में आया? 13, एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? सी या फिर डी? अच्छा, डेंसिटी आपको गिवन है, एंड देव आल्सो गिवन यू द साइड्स, वन इज 12, वन इज 15, वन इज 10। ठीक है, सबसे पहले तो प्रेशर जो है वो क्या होता है, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। राइट, अच्छा फोर्स क्या होगी, फोर्स ऑब्वियसली उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा, वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका वेट होगा। राइट, इन दिस केस। और हमने जो है वो उसका ये देखना होगा कि एरिया कौन से एरिया से हम डिवाइड करें, क्योंकि तीन एरियाज हो सकते हैं, एक 12 into 15 हो सकता है, एक 15 into 10 हो सकता है, और एक 12 into 10 हो सकता है। लेकिन यहां पे अगर आप कीवर्ड देखिए, दे हैव आस्क्ड यू फॉर द मैक्सिमम प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर मींस that you need the maximum amount of force and the minimum amount of area. So if I want the maximum pressure, I need to keep the area the smallest so that the pressure can be maximized. ठीक है, so first of all I need to work out कौन सा combination ऐसा है जो मुझे maximum मतलब minimum area देगा। 12 into 15 बहुत बड़ा आ जाएगा, 15 into 10 150 आएगा, 12 into 15 भी कैलकुलेट करो, 12 into 10 मेरे ख्याल से 12 into 10 होगा जो सबसे स्मॉल आ रहा होगा। ठीक है, तो लेट्स डू 12 into 10। So now pressure will equals to weight upon, ये भी हमारा डिसाइड हो गया कि हम 12 into 10 कर देंगे सेंटीमीटर्स में, इसको हम जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे इसमें मीटर्स। ठीक है, और दूसरा एक काम एक और साथ कर लेते हैं। वेट, जाहिर बात है वेट डालना है, तो डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम। So if I want to find out the mass, I'll need to multiply the density by the volume, and similarly जाहिर बात है अब अगर वेट निकालना हो तो वो mg होगा, यानी वो रॉ वी जी हो जाएगा। ठीक है, यानी मेरा जो वेट होगा इस केस में वो क्या हो जाएगा, वो रॉ वी जी हो जाएगा, रॉ वी और उसमें जी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये लिख लेते हैं कि वेट अपॉन एरिया से निकालेंगे, तो वेट मैं निकाल लूंगा रॉ वी जी से, एरिया मैं निकाल लूंगा, ऑब्वियसली एरिया कैलकुलेट कर लूंगा जो भी मेरा छोटा से छोटा है। अच्छा, ना रॉ क्या है, रॉ मुझे दिया हुआ है 1.13 इंटू 10⁴। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 12 into 15 into 10, सो 12 into 15 into 10 कन्वर्ट करना पड़ेगा। जाहिर बात है सेंटीमीटर क्यूब को अगर मैं मीटर क्यूब में करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट, कन्वर्जन को क्यूब करना पड़ जाएगा, 10⁻⁻2 को क्यूब कर दिया, 10⁻⁻6 बन, ये बन गया v। एंड देन जो है वो मेरे पास क्या होगा, मेरा g जो मेरा 9.81 होगा, डिवाइड बाई द एरिया। एरिया क्या है मेरे पास, स्मॉलेस्ट एरिया लूंगा 12 into 10 वाला, सो 12 into 10 ये बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, तो मुझे कन्वर्जन को वंस अगेन क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ जाएगा। 10⁻⁻2 स्क्वायर हो गया 10⁻⁻4 होगा। अब इसमें काटम पुटी कर ले, 12 कैंसिल, 10 कैंसिल, 10⁻⁻4, और इसको काट के भी हम सिर्फ 10⁻⁻2 छोड़ सकते हैं। राइट, नाउ लेट्स कैलकुलेट। So 1.13 into 10⁻4 into 10 की पावर -2 into 9.81। So मेरे पास आंसर सी आ रहा है। सही किया है मैंने? नहीं, सी भी नहीं आ रहा मेरे पास तो, 1.13 है मेरे पास तो, कोई सा भी आंसर नहीं आ रहा। एक सेकेंड, ये क्या हो गया,
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 12 इंटू 15 इंटू 10, और मैं 10⁻⁻2 से शायद मल्टीप्लाई करना भूल गया हूँ। हाँ, मैंने शायद एक चीज गलत कर दी यहाँ पे। 1.13 इंटू 10⁻4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाई 9.81। सर मैंने मास डेंसिटी वॉल्यूम से किया, वॉल्यूम से ही करना है बेटा। 16.6 आ रहा है। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड। 16.6 क्या है सर? द एरिया यू टू इज द क्रॉस सेक्शन एरिया व्हिच इज स्क्वायर, राइट? इट इज नॉट अ स्क्वायर, इट्स अ रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है, जब ही लेंथ इनटू लेंथ किया है। अच्छा, मैंने जो है ना यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी है। 10⁻⁻6 यही पता नहीं गलत लग रहा है। मास इंटू ये आ गया, मास आ गया, मास को जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेट आ गया, तो रॉ भी जी अपॉन एरिया कर दिया। एरिया देखो, एरिया ये वाला मिनिमम ही है। 12 इंटू 15 इज 180, 15 इंटू 10 इज 150, 12 इंटू 10 इज 120। ठीक है, यही वाला सबसे मिनिमम हो गया। और जो है v को ओपन करें ए एल से। यूर पुटिंग समथिंग रॉन्ग इन द कैलकुलेटर। क्यों, वैल्यूज तुम्हें सही आ रही है? एक सेकेंड, हो सकता है फिर मैंने कुछ सिंप्लीफिकेशन गलत कर दिया। 1.13 इंटू 10⁻4, देन 12 इंटू 15 इंटू 10। अगर मैं 10⁻⁻2 को क्या करूं, मुझे इसको नीचे बन जा रहा है। अब सही आ रहा है, पता नहीं। ओके, दैट वाज वियर्ड। कैंसिलेशन भी सही करी है फॉर सम रीजन। रॉन्ग आंसर 95। ठीक है, 16.6 आ गया। पता नहीं क्यों गलत आंसर दिया जा रहा था मुझे। 10⁻⁻6 divided by 10⁻⁻4 is equal to 10⁻⁻3 instead of -2। नहीं बेटा, 10⁻⁻6 -4 को ऊपर ऊपर लेके जाओगे, 10⁻⁻6 +4 हो जाएगा। -6 + 4 इज -2। ठीक है, -3 नहीं आ सकता। सही किए मैंने, सिंप्लीफिकेशन सही करी है। आई हैव डन द सिंप्लीफिकेशन करेक्ट। तो मैं कुछ गलत डाल रहा हूँ इधर। मैं चेक भी कर सकता हूँ, चेक भी नहीं कर सकता, तो डिलीट हो गया सब। तो कुछ गलत डाल रहा था, इसलिए शायद ऐसा था वो आ रही हो, लेकिन वर्किंग सारी सही है, वाली सिंप्लीफिकेशन सारी सही है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर? डी, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो और ए और डी में क्या फर्क है फिर? वर्क डन इन 1 सेकेंड और वर्क डन पर यूनिट टाइम में क्या फर्क हुआ? और वर्क डन इन यूनिट टाइम और वर्क डन पर सेकेंड, टाइम वेरी करता है। डिनोमिनेटर में टाइम है, सो पर यूनिट टाइम। चलो भाई, तुम लोग ही मान लेते हैं। मैं होता है, मैं इधर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, सारी उल्टी सीधे लिखा हुआ। वर्क डन इन यूनिट टाइम, वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन इन 1 सेकेंड, ये सब चीजों का मतलब एक ही होता है। खैर, लेकिन अगर डेफिनेशन वियर्ड है, पता नहीं, दिस नो मेक सेंस करेक्ट, ये कुछ गलत पूछ लिया इन लोगों ने। एजेंट ए एंड सी, या ए एंड सी भी सेम है, डी भी सेम है, सारे ही सेम है, बस ये पर यूनिट टाइम। वैसे जो बेस्ट है वही चूज कर लो, बस पर यूनिट टाइम वाला ही बेस्ट है, वही चूज करो। लेकिन वैसे भी सारे सही है, गलत नहीं है। यूनिट टाइम इज 1 सेकेंड, 1 सेकेंड इज यूनिट टाइम, पर सेकेंड इज ऑल्सो यूनिट टाइम या यूनिट सेकेंड। सो सारी सही है आपके पास। अच्छा, a model car travels at constant velocity of 12 meter per second in a straight horizontal line. The input power to the engine is this much. The efficiency of the engine is this much. What is the total horizontal resistive force on the car? चलो शाबाश, 16 करो। E है, बी ए बी ए। अच्छा भाई, आंसर जो है वो इसका बी है, ए नहीं है। ठीक है, तो चेक कर लो क्या गलत किया है। अच्छा, मॉडल कार है, कांस्टेंट वेलोसिटी 12, 12 से आगे चल रही है। द इनपुट पावर टू ब्ला ब्ला ब्ला, द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज 60%। व्हाट इज द टोटल हॉरिजॉन्टल रेजिस्टिव फोर्स? जो भी हमने बहुत दफा देखा है, कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते थे, हमें पता है थ्रस्ट फोर्स विल इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स, यही दो फोर्सेज होंगी, इक्वल जाएंगी कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता है एफ टी जो है वो एफ आर के बराबर है। अब मैं क्या कर सकता हूं,
अब मैं ये कर सकता हूं कि मुझे ये दी हुई इनपुट पावर 800 है और एफिशिएंसी 60% है. सो इफ आई ट्राई टू वर्क आउट द आउटपुट पावर इज गोइंग टू बी 60% ऑफ 800. सो 60% ऑफ 800 निकाल लेते हैं. 60% इंटू 800 इज गोइंग टू बी 480. तो 480 वॉट्स मिल रहे हैं मुझे अपने आउटपुट में. और ये 480 वॉट्स क्या कर रहे हैं? ये 480 वॉट्स जो है वो आपकी गाड़ी को आगे चलवा रहे हैं. जाहिर बात है इंजन क्या प्रोवाइड कर रहा होगा? इंजन ये वाली थ्रस्ट फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा. सो इस थ्रस्ट फोर्स की मदद से मैं पावर कैसे निकालूंगा? जब मैं थ्रस्ट फोर्स को मल्टीप्लाइड बाय कार्स वेलोसिटी करूंगा, एफ वी वाले फॉर्मूले से पावर निकाल सकता हूं. सो आई कैन वर्क आउट द थ्रस्ट फोर्स बाय डिवाइडिंग द 480 by my velocity which is 12 meter per second. So I will get 480 divided by 12 यानी मेरी थ्रस्ट फोर्स आ गई 40 न्यूटन्स. एंड जब मेरे पास मेरी थ्रस्ट फोर्स 40 न्यूटन्स आ गई तो इसका मतलब क्या है? मेरी फ्रिक्शन फोर्स भी 40 न्यूटन्स होगी. 16 का आंसर हमारे पास बी है. यूजफुल इज एफ टी, सो वेस्टेड इज एफ आर. नहीं, वेस्टेड एफ आर नहीं है बेटा. इसमें ये है कि जो तुम्हारा वेस्ट में जा रहा है ना, वो इंजन के अंदर वेस्ट हो रहा होगा. ठीक है जी. अब इंजन के अंदर कैसे वेस्ट हो रहा है? उसके अंदर हो सकता है इंजन के अंदर फ्रिक्शन हो, इंजन के अंदर साउंड एनर्जी बन रही है वगैरह और चीजें हो रही हो. तो 40% इज द वेस्ट इन द इंजन. वो 40% इस एफआर को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता. इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग दिस एफआर. सो व्हाट आई हैव डन, आई फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कड आउट कि भाई इंजन में जो इनपुट पावर जा रही है उसकी वजह से वो आउटपुट पावर कितनी प्रोवाइड कर सकता है. 800 वाट अगर अंदर जा रहे हैं तो वो 480 वाट ही आगे प्रोवाइड कर सकते हैं. उसके बाद मैंने ये देख लिया फोर्स इंटू वेलोसिटी करके कि ये मेरे पास थ्रस्ट फोर्स कितनी प्रोवाइड कर रहा होगा एट 12 मीटर पर सेकेंड. तो मैंने थ्रस्ट फोर्स भी निकाल ली और फिर मेरी मुझे पता है थ्रस्ट फोर्स और फ्रिक्शन बराबर होंगी बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम. सो फ्रिक्शन विल इक्वल टू 40% इंजन के अंदर कोई ना कोई होगी. ये बाहर वाली फ्रिक्शन नहीं है 40%. ठीक है, ये बाहर वाली फ्रिक्शन कुछ और, वो डिफरेंट होता. अब इंजन में कुछ इनपुट था और इंजन का आउटपुट था, तो इंजन के अंदर तो नहीं जाएगी ना वाली फ्रिक्शन, ये तो बाहर गाड़ी पे लग रही है. सो दिस इज नॉट गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट दैट 40%. अच्छा जी, चलो. विच स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? सी, द टोटल एनर्जी इन अ क्लोज सिस्टम इज कांस्टेंट. The total input to a system is equal to the useful energy or a barrel. Sorry, a barrel of mass 50 kg is loaded onto the back of a lorry 1.6 meter high by pushing it up against a frictionless plank 3.4 meter long. What is the minimum work done? तो मिनिमम वर्क क्या हुआ है इस बैरल को उठा के यहाँ पे इस लॉरी पे डालने के लिए? डी या सी? क्या जवाब है सबका? सी है. ठीक है, कैन यू प्लीज शो द वर्किंग ऑफ 16? अच्छा, ये कर लेते हैं फिर उसके बाद पेज पे चलाता हूँ उधर. तो बेसिकली क्या हुआ है अगर हम देखें तो हमने इस बैरल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर, राइट. मिनिमम मांग रहे हैं तो मिनिमम क्या होगा कि कितनी हमने इसको ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी दे दी. और भी होंगी लेकिन वो नहीं पता कि किस वेलोसिटी से इसको पुश कर रहे थे और क्या किया क्या नहीं किया. बेसिक अगर हम देखें या कोई लॉसेस वगैरह हमें नहीं पता, तो बेसिक अगर हम देखें तो हमने इसकी जीपीई को इंक्रीज किया बस. तो जीपी कैसे निकालते हैं? डेल्टा जीपीई विल बी एम जी डेल्टा एच. एम क्या है 50, जी जो है वो 9.81 और डेल्टा एच कितना है 1.6 आ गया. ठीक है, स्लांट हाइट कभी नहीं लेते इसके अंदर, तो आपके पास आ जाएगा 780 जूल. सी इज द करेक्ट आंसर. अच्छा जी, 16 की वर्किंग ये लो. ओके, 20 करो. व्हाट इज द यूनिट फॉर स्ट्रेस? ए है. ठीक है, ये तो आई होप सब कर ही लोगे. स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया. सो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, दिस विल बिकम के जी मीटर -1 सेकेंड -2. ठीक है, और आज के लिए आखिरी क्वेश्चन, फिर तुम लोग के क्वेश्चंस को देखते हैं तुम लोग व्हाट्सएप पे पूछा हुआ है. The graph shows the relationship between stress and strain for three wires of the same linear dimensions but made from different materials. Dimensions same है लेकिन materials different. Which statements are correct? C. Okay. C दिया है या तो आंसर या तो A दिया है. ओके, लेट्स सी. चलो देखना शुरू करते हैं. पहले तो जो स्टेटमेंट्स आपसे आराम से प्रूव हो रही है पहले आप वो कर लें, पर जो थोड़ी सी मुश्किल वाली है उनको देख लेंगे.
For strain less than 0.1, R obeys Hooke's law. For strain less than 0.1, is it following a linear relationship? Yes. Less than 0.1, it is following a linear relationship. So it must be obeying Hooke's law. तो 3 वाली तो ठीक है R के लिए. आगे चलते हैं. The ratio of Young modulus for P to that of Q is approximately 2. P और Q के बीच में जो Young modulus रेशियो है वो 2R है. ये भी चेक कर लेते हैं. Young modulus ऐसे निकलता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करके. So if we take this strain value, what do we see? हमें ये नजर आ रहा है कि अप्रोक्सीमेटली हमें क्या मिलता है, हमारे पास यहां पे 2 टाइम्स द स्ट्रेस है और यहां पे हमारे पास 1 टाइम द स्ट्रेस है. अगर मैं इसको स्ट्रेस बोलूं तो वो क्या हो जाएगा, वो 2 टाइम स्ट्रेस हो जाएगा. ठीक है. अब अगर मैं इसका यंग मॉड्यूलस निकालूं P का, तो P का कैसे निकलेगा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो 2 ओवर दिस डिवाइड बाय 0.1. और अगर मैं Q के लिए निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, स्ट्रेस अपॉन 0.1. और अगर मैं रेशियो कर दूं P टू Q का, तो P टू Q का रेशियो अगर निकाल दें 2 0.1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 0.1, तो ये क्या बन जाएगा, 2 सिग्मा डिवाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 डिवाइड बाय सिग्मा. So we can also clearly see 0.1 कैंसिल, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, 2 बच गया. बिल्कुल सही है. वैसे भी नजर आ रहा है कि जब जैन बात है ट्वाइस द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लग रहा है तो यंग मॉड्यूलस ट्वाइस ही हो गया. सेम स्ट्रेन पे ट्वाइस द अमाउंट ऑफ, वो ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट. सो वी कैन क्लियरली सी अगर ट्वाइस द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है तो फिर इसका मतलब ट्वाइस द अमाउंट ऑफ यंग मॉड्यूलस होगा. अच्छा, हमने 2 भी प्रूव कर दिया. अब रह गई 1 की बात. द एक्सटेंशन ऑफ P इज अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस दैट ऑफ Q फॉर द सेम स्ट्रेस. अच्छा, अगर हम सेम स्ट्रेस की बात करें तो सेम स्ट्रेस की अगर हम बात करेंगे तो हमें थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा इसको. सेम स्ट्रेस जो है, एक काम कर लेते हैं, हम स्ट्रेस यहां पे देख लेते हैं. लेट्स टेक स्ट्रेस फॉर ओवर हियर. अगर हम स्ट्रेस की वैल्यू स्ट्रेस लें जो हमने पहले बोली थी, इफ वी से दिस इज द स्ट्रेस वैल्यू स्ट्रेस, सो आई एम गेटिंग 0.1 फॉर Q, बट P के लिए मुझे क्या मिल रही है, मुझे 0.05 मिल रही है ना. इट इज हाफ ऑफ दैट ऑफ, the strain is half of that of Q, right? Now I need to check, does this tell me the extension is going to be twice that of Q या क्या होगा हमारे पास. अच्छा, तो हमें ये पता है कि स्ट्रेन जो हमारे पास P में आ रहा है एट स्ट्रेस सिग्मा, वो आ रहा है हमारे पास डेल्टा L अपॉन L, और डेल्टा L क्या हो जाएगा, डेल्टा L हो जाएगा 0.05. यानी ये पूरी वैल्यू हमारे पास 0.05 हो. ठीक है, स्ट्रेस इज कमिंग आउट टू बी. और अगर मैं स्ट्रेन Q देखूं एट द सेम वैल्यू ऑफ सिग्मा, सो उसका भी जो डेल्टा L अपॉन L आएगा वो किसके बराबर होगा, वो 0.1 के बराबर होगा. राइट. नाउ अगर हम एक्सटेंशन को लिंक निकालना चाहें तो मैं क्या कर लूंगा, इन दोनों फॉर्मुलाज में लिंक, डेल्टा L को सब डालूंगा, ये बन जाएगा 0.1L, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.05L. ठीक है, ये आ गई आपकी P, ये आ गया आपका Q. अब P का देखना है, जाहिर बात है हमें नजर आ रहा है P का जो है वो ट्वाइस नहीं है बल्कि आधा है. वी कैन क्लियरली सी. इसको जब मैं डिवाइडेड बाय 2 करता हूं तो ये वैल्यू आती है, तो ट्वाइस नहीं आ रहा P का बल्कि हाफ आ रहा. सो यहां पे ये गलती हो गई है, ये गलत लिखा हुआ. सो देयरफॉर दिस इज रॉन्ग एंड द करेक्ट आंसर इज ओनली C. ठीक है, एनी कंफ्यूजन इन दिस. 4 solid steel rods equally support an object weighing 10 kilonewtons. Each rod is of length this much and cross-sectional area this much. The weight of the object causes the rods to contract by 0.10 millimeters. The rods obey Hooke's law. What is the Young modulus of the steel? Very easy question. Young modulus is calculated using F into L divided by A into E. Right? So force क्या होगी, क्या बोला हुआ है, 4 है ऐसी जो इक्वली सपोर्ट कर रही है, यानी उसका मतलब है कि हर कोई 10 डिवाइड बाय 4 की फोर्स ले रही होगी. राइट. इट वोंट बी टेकिंग द होल फोर्स, दे आर ऑल इक्वली सपोर्टिंग. यानी इसका मतलब ये है कि 2.5 किलो न्यूटन जो है वो हर आपकी रॉड ले रही होगी. सारी की सारी जो मतलब एक ही रॉड सारा का सारा काम नहीं करेगी, तो हम 10 किलो न्यूटन डालेंगे, हम 2.5 इंटू 10 डालेंगे, 10 डिवाइड बाय 4 डालेंगे, इंटू लेंथ. लेंथ क्या है हमारी, लेंथ हमारी 2 मीटर्स है. एरिया हमारा जो है वो 250 मिलीमीटर स्क्वायर है. सो 250. ठीक है, अब हमें पता है मिलीमीटर को मीटर में करने के लिए 10⁻³ करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि अभी स्क्वायर है तो हमें कन्वर्जन को भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ जाएगा. सो दिस इज फॉर द एरिया, और एक्सटेंशन क्या है, 0.10 मिलीमीटर है. सो 0.10 इंटू 10⁻³
एंड वी विल गेट आर यंग मॉड्यूलस फॉर दी वाई। तो मिनाहिल कह रही है बी आ रहा है आंसर। मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है तो आप लोगों को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। बी है, ओके जी। तो यंग मॉड्यूलस हमारे पास आ गया 2 × 10⁻11। ठीक है, विच इज बी। वंस अगेन फोर्स क्या लेनी है, बस बाकी सब तो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस फोर्स ये देखना था कि फोर्स जो है वो 10 किलो न्यूटन डिवाइड बाय 4 करके लेंगे, क्योंकि इक्वली हर कोई अपना अपना सपोर्ट कर रही है। ठीक है, बाकी वरना बस बाकी कैलकुलेशन ही करनी है और कुछ नहीं है इसमें एज सच। अच्छा, आगे चलते हैं। अब क्या है, द ग्राफ शोज हाउ द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग वैरीज विद फोर्स अप्लाइड टू इट। टू एरियाज P and Q आर लेबल्ड। विच एरिया रिप्रेजेंट्स द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग। हाँ जी, तो कौन सा एरिया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग? ओके, सो द आंसर टू दिस वन इज ए। ठीक है, ए है इसका आंसर। ओनली द एरिया P। वाई? मेरी आवाज सही आ रही है सबके पास? लैग तो नहीं कर रहा मैं? अच्छा, तो एरिया पी क्यों है? ये एरिया पी इसलिए है बिकॉज अगर आप देखें तो वाई एक्सिस पे लेंथ मेजर की हुई है आपको। दे पुट द लेंथ ऑन द वाई एक्सिस इंस्टेड ऑफ एक्सटेंशन, राइट? तो ऑब्वियसली यहां पे तुम लोग देख रहे हो वैसे जो ग्राफ होता है फोर्स और एक्सटेंशन का, वो कहां से शुरू करता है? वो ओरिजिन से शुरू करता है ना? क्योंकि एक्सटेंशन जीरो होती है शुरू में और फिर बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ पे लेंथ रखी हुई है और हमें काफी क्लियरली दिख रहा है कि ये ग्राफ जीरो से शुरू नहीं कर रहा। इसका मतलब ये कि ये आपकी ओरिजिनल लेंथ है और उसके बाद जितना भी आप एक्सटेंड कर रहे हैं वो आपकी एक्सटेंशन, राइट? सो दिस इज द एल नॉट एंड देन आफ्टर दैट वट एवर यूर एक्सटेंडिंग, यानी यहां से लेके यहां तक जितना भी एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी ये एरिया ना द ग्राफ, दिस विल बी ड्यू टू द एक्सटेंशन। तो एरिया पी है वो एरिया जो हमें वर्क डन दे रहा होगा। एरिया पी प्लस क्यू इस केस में नहीं होगा बिकॉज यहां पे लेंथ लिखी हुई है, एक्सटेंशन नहीं लिखी हुई अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, फिर क्या है? A horizontal beam of vertically polarized light of amplitude A is incident normally on a polarizing filter. The transmission axis of the filter is at an angle of 50 degree to the vertical. What is the amplitude of the light in the beam after it has passed through the filter? Okay. So, what are they saying? There is a filter जिसकी उन्होंने बोली भी है कि ट्रांसमिशन एक्सिस जो है 50 डिग्री है टू द वर्टिकल। तो अगर मैं एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन खींचूं यहां पे, तो उन्होंने ये बोला हुआ है कि इसके 50 डिग्री है। एक सेकेंड, दे आर सेइंग दैट द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ आर पोलराइड फिल्टर इज एट 50 डिग्री टू दिस। ठीक है, कुछ इस तरीके से डालते हैं। ये आ रही है हमारे पास, ये बोला हुआ है, ये वाला एंगल बोला हुआ है बिटवीन द वर्टिकल एंड दिस ट्रांसमिशन एक्सिस, दैट दिस इज 50 डिग्री। नाउ व्हाट आर दे सेइंग? दे आर सेइंग that they are sending a horizontal beam of vertically polarized light of amplitude A। यानी लाइट जो है वो क्या है? वो vertically polarized ही है। ठीक है, horizontal beam का मतलब ये बीम horizontally आ रही है लेकिन है वो vertically polarized। so vertical polarized है तो हम vertically लेंगे इसको, ये हमारी हो जाएगी I नॉट। ठीक है, और हमने जो है वो क्या निकालना है? हमने जो है वो एम्पलीट्यूड निकालना होगा। अच्छा, पहले तो मैलेसिस लॉ अप्लाई कर लेते हैं। मैलेसिस लॉ क्या होता है? मैलेसिस लॉ इज I इक्वल्स टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। सो I क्या हो गया? I विल इक्वल्स टू I नॉट एंड देन कॉस 50 होल स्क्वायर्ड। ठीक है, तो ये I क्या आ रहा है इन टर्म्स ऑफ I नॉट? कॉस 50 होल स्क्वायर्ड क्या होता है? 0.41 होता है। ओके, सो I इज वर्किंग आउट टू बी 0.41 I नॉट। एंड देन अगर मुझे एम्पलीट्यूड्स निकालने तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वही अपना प्रोपोर्शन I1 अपॉन A1 स्क्वायर्ड विल इक्वल्स टू I2 अपॉन A2 स्क्वायर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, सो I1 क्या है? I1 कह लेते हैं I नॉट। उसका एम्पलीट्यूड क्या था? उसका एम्पलीट्यूड इन लोगों ने बताया हुआ है कि एम्पलीट्यूड उसका A था। सो A। I2 क्या है? ये वाली I जो मैंने निकाली है 0.41 I नॉट, और दूसरा वाला एम्पलीट्यूड मुझे निकालना है, ये A2 क्या आ रहा है। सो I नॉट और I नॉट कैंसिल और A2 क्या आ जाएगा हमारे पास? सॉरी, स्क्वायर करना भूल गया मैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। A स्क्वायर और A2 स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा A2 स्क्वायर विल इक्वल्स टू 0.41 A स्क्वायर एंड देन फाइनली A2 विल बी द अंडर रूट ऑफ दिस आंसर। सो अंडर रूट कर लेंगे दोनों साइड्स को।
ये और ये कैंसिल, 0.41 का अंडर रूट 0.64, ओके 0.64। हमारे में पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है दोबारा। अच्छा, बेसिकली बेटा उन्होंने ये बोला हुआ है कि आपके पास वर्टिकली पोलराइज लाइट है, उसका एम्पलीट्यूड ए है, और वो नॉर्मली इंसिडेंट है ऑन अ पोलराइजिंग फिल्टर जिसकी ट्रांसमिशन एक्सिस 50 डिग्री टू वर्टिकल है। तो ये आपकी वर्टिकल दी हुई है, ये मैंने एक ट्रांसमिशन एक्सिस बना दी 50 डिग्री टू द वर्टिकल। ठीक है, पहले मैंने क्या कर लिया, पहले मैंने इंटेंसिटी निकाल ली कि ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी क्या होगी यूजिंग माइलस's लॉ, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो आई नो दैट द इनिशियल इंटेंसिटी इज आई नॉट, वो मैंने कह ली, अज्यूम कर ली आई नॉट है, और कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 50 का होल स्क्वायर हो गया, बिकॉज मेरी जो इंसिडेंट लाइट है वो वर्टिकल है, और वर्टिकल और इसके बीच में एंगल जो है वो 50 डिग्री आ रहा है। तो मैंने कॉस 50 होल स्क्वायर आगे मैंने निकाल लिया कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो इन टर्म्स ऑफ माय क्या कहती हैं इनिशियल इंटेंसिटी क्या है, व्हाट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ द इनिशियल इंटेंसिटी, ये आ गया मेरे पास। उसके बाद जो हम एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे एम्पलीट्यूड पूछा हुआ है, तो I1/A1 इक्वल्स टू I2/A2। आई यूज्ड I1 I नॉट, I1 लिया मैंने I नॉट की जितना, A1 लिया जो मुझे एम्पलीट्यूड बताया हुआ था A, I2 लिया जो मैंने निकाला, और A2 मैंने वो निकाल लिया। ठीक है, जो मुझे निकालनी है चीज वो A2 निकालनी है, तो मैंने उसका वेरिएबल छोड़ दिया और कैलकुलेट कर लिया, मेरे पास A2 आ गया। अच्छा जी, अब क्या है ये, a progressive longitudinal sound wave moves through the air. The diagram shows the position of the air particles along part of the wave at one instant. तो उन्होंने एयर पार्टिकल्स की डायग्राम आपको शो करी हुई है। पॉइंट Q is a distance x from point P. Which graph shows the variation of the displacement of the air particles with distance P along the wave? तो कौन सा ग्राफ आपको करेक्ट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ शो करता है? बेसिकली अगर हम देखें ना, तो हमारे पास कुछ ऐसा है कि इन द मिडिल यू हैव गॉट अ कंप्रेशन, एट द वेरी वेरी मिडिल यू हैव अ कंप्रेशन। ठीक है जी, और जो है वो आपके पास यहाँ पे रेयर फैक्शन का मेरे ख्याल से लाइक काइंड ऑफ योर रेयर फैक्शन इज स्टार्टिंग एंड देन ओवर हियर योर रेयर फैक्शन इज एंडिंग, यानी यहां से लेके यहां तक ये आधी रेयर फैक्शन है, यहां से लेके यहां तक ये भी आधी रेयर फैक्शन है, और बीच में कंप्रेशन। अच्छा, नाउ अगर हम देखें तो हमारे पास बीच में कंप्रेशन आनी चाहिए है। ठीक है, अब बीच में कंप्रेशन आनी चाहिए है, यानी राइट मिडवे बिटवीन पी एंड क्यू वी शुड लाजमी हैव अ कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होती है? कंप्रेशन ऐसी होती है कि उसमें जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेस कर रहे होते हैं एक दूसरे को, राइट। तो जो मैंने आपको तरीका सिखाया था थ्री डॉट्स बनाने वाला, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेक ऑन द ग्राफ बाय ड्रॉइंग थ्री डॉट्स कि क्या मुझे सेंटर में कंप्रेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही, राइट। इफ यू लुक एट दिस पॉइंट इज रिमेनिंग स्टेशनरी बिकॉज कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रही, जीरो डिस्प्लेसमेंट। ये वाला पॉइंट जो है वो इसके पास एक नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, और ये वाला पॉइंट इसके पास एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं ये कह दूं राइटवर्ड्स इज पॉजिटिव, so this point will be traveling towards the right because it has a positive displacement, and this point will be traveling towards the left because it has a negative displacement। तो ये क्या बन गया? ये आपके पास कंप्रेशन बन गया है, जो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में कंप्रेशन चाहिए थी। तो ये यहां पे सी में मेरे पास कंप्रेशन आ रही। डी को अगर हम चेक करें तो डी का मसला ये है कि अगर मैं सेंटर में देखूं, यहां पे तीन डॉट्स बनाऊं, सो मेरे पास ये क्या आ रहा है? मेरे पास ये नॉर्मल एयर प्रेशर आ रहा है। ठीक है, जो हमने क्लास में किया था, हमें नजर आ रहा है कि तमाम पार्टिकल्स की जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है। ऑल ऑफ द पार्टिकल्स आर हैविंग अ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। वंस अगेन इफ आई से राइटवर्ड्स इज पॉजिटिव, अगर मैं ये कहूं राइटवर्ड्स इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया? ये भी लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये भी लेफ्ट की तरफ, ये भी लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी ये नॉर्मल एयर प्रेशर का पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया? ये आपका कंप्रेशन हो गया। एंड देन ए और डी क्यों रॉन्ग है? वंस अगेन चेक कर सकते हो, ये वाला जो पॉइंट है उस पे तमाम डिस्प्लेसमेंट्स पॉजिटिव आ रही है, ये तीन पॉइंट्स लेके कर सकते हो, ऑल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर पॉजिटिव, एंड सिमिलरली ओवर हियर भी ऑल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स आर नेगेटिव। ठीक है, तो आपके पास इसीलिए ए बी और डी नहीं है। दूसरा ये कि आपको ये भी नजर आ रहा है कि फ्रॉम अ रेयर फैक्शन यू स्टार्टेड एंड फ्रॉम एंड टू अ रेयर फैक्शन यू एंडेड, सो दिस मस्ट इन टोटल बी योर होल लैम्डा। ठीक है ना, ये आपका एक लैम्डा होना चाहिए, दिस शुड बी योर लैम्डा। सो वैसे भी हाफ वेव नहीं बननी चाहिए, फुल वेव बननी चाहिए, एंड देन यू नीड टू मेक श्योर कि बीच में मेरे पास कंप्रेशन आ रहा हो। सो व्हाट इफ वी टेक लेफ्ट एज पॉजिटिव इन सी? कोई मसले की बात नहीं है, तब भी कंप्रेशन आएगी बेटा। अगर आप लेफ्ट एज पॉजिटिव ले लेते हो ना,
करके देख लिया करो जब भी ऐसी कंफ्यूजन हो, ताकि खुद भी तसल्ली हो जाए, मुझे नहीं करके दिखाना पड़े। तो अगर मैं बोलूं लेफ्टवर्ड्स इज पॉजिटिव, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, उसके हिसाब से ये हो जाएगा कि इस वाले पार्टिकल की क्या हो जाएगी, पॉजिटिव है, तो ये एक सेकंड, मैंने पहले राइट वर्ड पॉजिटिव ली थी ना, तो राइट वर्ड पॉजिटिव ली थी, तो ये राइट की तरफ जा रहा था, और ये वाला लेफ्ट की तरफ जा रहा था। तो अगर मैं लेफ्ट वर्ड इज पॉजिटिव लूंगा, तो हाँ, यहाँ पे क्यों आ रही है डिस्क्रिपेंसी, तो फिर तो हमारे रेयर फ्रैक्शन आ जाएगी बीच में। ऐसा होता नहीं है वैसे। if you flip the convention, if you say जीरो तो जीरो, और लेफ्ट वाला पॉजिटिव है, तो अच्छा चलो इसका फिर और कॉन्क्रीट बात कर लेते हैं इसकी। अच्छा, इसमें देखो लेफ्टवर्ड्स पे नहीं आ रहा है, या फिर कॉम्प्रेशन नहीं आ रहा है, फिर ये रेयर फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पे जो है वो बात जो समझने की है वो ये है कि देखो, जब तुम लेफ्टवर्ड्स ले रही हो तब ये नहीं बन रहा तुम्हारे पास, राइट, दिस इज नॉट बिकमिंग अ कॉम्प्रेशन, ठीक है, कॉम्प्रेशन नहीं बन रही। और सिमिलरली अगर तुम ये वाले पॉइंट्स भी देखोगी ना, इस पे भी अगर तुम 3 पॉइंट्स कंसिडर कर लो, तो ये क्या बनेगा फिर, ये वाला जो है वो नेगेटिव है, तो ये राइटवर्ड्स आ रहा होगा, और ये वाला लेफ्टवर्ड्स आ रहा होगा, तो ये कॉम्प्रेशन बन जाएगा, और ये वाला भी तुम्हारे पास कॉम्प्रेशन बन जाएगा, यानी मतलब वो फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। मतलब तुम्हें देखना पड़ेगा प्रॉपरली ये, तुम कंप्रेशन और रेयरफेक्शन दोनों कंसिडर करोगी, दोनों कन्वेंशंस कंसिडर करोगी, और फिर देखोगी। अच्छा, बहरहाल इसमें जो है ना वो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जो हमारे रेयर फैक्शंस या कंप्रेशंस वाले पॉइंट होते हैं ना, जो भी हमारी रेयर फैक्शन और कंप्रेशन वाली पॉइंट होती है, उस पर डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो हमारी क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। ऑलवेज एट द रेयर फैक्शन एंड कंप्रेशन वाले पॉइंट्स द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। जैसे ये वाला देखो, ये वाला को देखो, ये वाला देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है। तो यही होंगे रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन कंप्राइज कर रहे होंगे। इट डिपेंड्स ऑन दी कन्वेंशन आपने कैसी ली हुई है, कि वो क्या हो रहा है आपके पास, या क्या नहीं हो रहा, राइट। सो खैर, इसमें तो लेफ्टवर्ड्स लेने से तो हमारी केस सारी खराब हो रही है, वो नहीं फिट बैठ रहा, तो राइटवर्ड्स इज पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। बाकी देखो फिर भी हम और ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर सकते, ए और बी फुल वेव नहीं है वो, ठीक है, इट्स नॉट अ फुल वेव, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट सेलेक्टिंग इट। डी की अगर हम बात करें, तो डी में मसला क्या है, डी में जो है वो इधर और इधर, इधर और इधर आएंगी कंप्रेशन या रेयर फैक्शन, इधर और इधर ये नॉर्मल एयर प्रेशर्स होंगे सारे के सारे, ठीक है। तो जो भी क्रेस्ट्स या ट्रफ होती हैं वो सारे नॉर्मल एयर प्रेशर्स बन जाते हैं, ये सारे नॉर्मल 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 है, ये वाला नॉर्मल होगा, ये वाला नॉर्मल होगा। एंड देन जो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो वाले पॉइंट्स होंगे वो कंप्रेशन या रेयर फैक्शन में से होंगे। सर आपकी वॉइस लैग कर रही है, पता नहीं क्या हुआ है, क्यों कर रही है लैग, ड्यूरिंग रेयर फैक्शन द वेव मूव्स अप, सो द वेव शुड बी, नहीं बेटा, रेयर फैक्शन के दौरान वेव डज नॉट मूव अप। रेयर फैक्शन के दौरान योर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट वाले जीरो वाले पॉइंट्स होते हैं ये आपके रेयर फैक्शंस होते हैं, और कंप्रेशन भी यही डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो वाले पॉइंट्स में ही होगा। वो अप वप का कुछ नहीं होता है इसमें सीन, देयर इज नो अप वप इन दिस। रेयर फैक्शन एंड कंप्रेशंस ऑल एग्जिस्ट एट द डिस्प्लेसमेंट जीरो वाला मार्क, और जो भी क्रेस्ट्स और ट्रफ्स होती हैं वो आपके पास आपकी जो है वो क्या कहते हैं, नॉर्मल एयर प्रेशर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें सबकी मोशन या डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो बराबर आ रही होती है, इन द सेम डायरेक्शन दे आर मूविंग। सो देयरफॉर जो है वो आपके पास जो भी क्रेस्ट या ट्रफ्स होंगे वो हमेशा नॉर्मल एयर प्रेशर ही आते हैं, और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो होते हैं वो आपके पास कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन आते हैं। अच्छा, ये वाला करते हैं आप सवाल। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 into 10 power 16 hertz, which row gives the principal, एक सेकेंड, अच्छा, which row gives the principal region of this wave and an example of an electromagnetic wave with the lower frequency। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको, और पूछ रहे हैं कि ये किस प्रिंसिपल रीजन का पार्ट है, और एक एग्जाम्पल मांग रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का विद अ लोअर फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं हमने, क्योंकि वेवलेंथ्स याद करेंगे, तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क आउट द लैम्डा। सो वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं, यानी 3 into 10 power 8 डिवाइड बाय 3 into 10 power 16 कर लेते हैं। इफ वी डू दैट वी सी ये कैंसिल 1 1 हो जाएगा, और यहां पे भी ये और ये कैंसिल होके आपका आंसर जो है वो क्या आ रहा होगा, 10⁻⁻8 आ रहा होगा, ठीक है। 10⁻⁸ इज करस्पॉन्डिंग टू द अल्ट्रावायलेट वाली रेंज, ऑब्वियसली दैट इज पार्ट ऑफ योर अल्ट्रावायलेट रेंज। और फिर अगर हम बात करें एक फ्रीक्वेंसी की जो लोअर है,
तो फ्रीक्वेंसी किसकी लोअर होगी? विजिबल लाइट की लोअर होगी। वेवलेंथ एक्सरेज की लोअर होती, लेकिन विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी लोअर होगी। और अगर कंफ्यूज भी हो तो चेक भी कर सकते हो, जैसे v इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा कर दो इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, और विजिबल लाइट के लिए चेक कर लो विजिबल लाइट की एवरेज वेवलेंथ क्या होती है, दैट इज ग्रीन लाइट की वेवलेंथ जो हम 550 नैनोमीटर्स लेते हैं। ठीक है, तो इससे चेक कर सकते हो कि फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा आ रही है या उससे कम आ रही है, एंड देन यू कैन कंपेयर। ठीक है, एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी, हाँ एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तुम्हारी अल्ट्रावायलेट से। ठीक है, कम चेक वंस अगेन चेक कर सकते हो, वही एक्सरेज का भी तुम लोगों को वेवलेंथ पता है 10⁻⁻10 होता है तकरीबन, या 10⁻⁹ ले लो। ठीक है, तो उससे भी चेक कर सकते हो और उससे भी चेक कर सकते हो, और ऑब्वियसली सबको पता भी है कि जब वेवलेंथ डिक्रीज करती है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। जाहिर बात है अल्ट्रावायलेट के बाद और डिक्रीज वेवलेंथ एक्सरेज की होती है तो उनकी फ्रीक्वेंसी हायर होनी चाहिए, और विजिबल लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है अल्ट्रावायलेट से, तो then therefore visible light should have a higher frequency, sorry, so should have a lower frequency than your ultraviolet light। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास बिल्कुल इनफैक्ट सी ही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। A source of sound emits waves of a constant frequency. The source moves at a constant speed in a straight line relative to uh, the source moves at a constant speed in a straight line relative to a stationary observer. Which velocity of the source gives the smallest observed frequency? B। ओके जी, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्व्ड होती है जब आप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर जा रहे होते हैं, और ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जब आपके पास स्पीड होगी तो तब आपकी जो है वो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आएगी। राइट, सो क्या करेंगे हम इसमें, पता है एफ ओ इक्वल्स टू वी ओवर वी प्लस माइनस वी एस होता है, एफ एस होता है। राइट, इफ वी वांट द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी we need to choose a denominator such that it is the largest. How do you choose the largest denominator from all of the choices? You will have to choose v plus vs, ये सबसे लार्जेस्ट होगा, और सोर्स वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा रखोगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे ज्यादा है, सो देयरफॉर 10 एंड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। 27 करो। द टाइम पर डिवीजन ऑन द स्क्रीन। ठीक है जी, टाइम बेस क्या होती है, पर डिवीजन आपकी क्या वैल्यू आ रही है, कितना एक बॉक्स कितने सेकंड्स रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। What happens to when two waves superpose at a point? Their displacements are added together. ठीक है, their amplitudes are also added together, but not just only the amplitudes. It is displacements too. ठीक है ना, सारी displacements add होती हैं आपके पास, सिर्फ amplitudes add अप नहीं होते। Sir, can you explain 27? 27 में कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है ना बेटा, जो आपकी जो टाइम बेस होती है। ठीक है, टाइम बेस क्या होती है, टाइम बेस ये होती है ना कि आपको जो है वो 2 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर इस तरह से दी होती है ना टाइम बेस सेटिंग। तो क्या लिखा हुआ होता है कि जो सेंटीमीटर की आपकी डिवीजन है टाइम बेस पे, उसकी जो यूनिट है वो 2 मिली सेकेंड आ रहा है, यानी 1 सेंटीमीटर। अगर हम एक बॉक्स की बात करें तो एक बॉक्स हमें कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बॉक्स हमें रिप्रेजेंट कर रहा है 2 मिली सेकेंड, इस तरीके से। तो बेसिकली ग्राफ ही होता है जिसमें वो बॉक्स आपको एक हॉरिजॉन्टली जो आपको कोई ना कोई टाइम डिनोट कर रहा है। सो इट इज द टाइम पर डिवीजन ऑन द स्क्रीन। व्हाट इज द टाइम ऑफ ईच डिवीजन, या व्हाट इज द स्केलिंग ऑफ द एक्स एक्सिस बेसिकली। 29 बताओ। ये क्या तुम लोग क्या मार्क स्कीम्स देख के आए हो है? An electromagnetic wave is diffracted as it passes through a single slit. ठीक है, the width of the slit is larger than the wavelength of the wave. ठीक है, तो your slit is greater than the wavelength, या हम ऐसे कर लेते हैं slit is greater than the wavelength। अच्छा, the width of the slit is larger than the wavelength of the wave। अच्छा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करूंगा तो क्या होगा, इफ आई डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी, सो उससे क्या होगा, उससे मेरी लैम्डा जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है जी, ऐसा ही होगा। तो वेवलेंथ जब इंक्रीज करेगी तो वो स्लिट के बराबर नहीं होगी। अच्छा, डिक्रीज पूछा हुआ है, सही है, मुझे लगा इंक्रीज पूछा हुआ है। ठीक है, तो डिक्रीज पूछा हुआ है, तो जब बढ़ाओगे तो फिर ये स्लिट से करीब हो जाएगी। हमें बढ़ाना नहीं है, हमें जो है वो इसको और छोटा करना है, इसको और दूर लेके जाना है। राइट, सो दिस विल इंक्रीज द वेवलेंथ, सो इट विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डायफ्रैक्शन, नॉट डिक्रीज। डिक्रीज द टाइम पीरियड। अगर हम टाइम पीरियड को डिक्रीज करते हैं तो क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड को डिक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी।
फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, and that is what we want the wavelength to decrease and become much more less comparable या much more less equal to the slit width. So therefore B is the correct answer. Decrease the width of the slit, अगर slit की width को decrease कर दूंगा तो wavelength जैसे बराबर हो जाएगी, वो भी नहीं करना मैंने, this is also wrong. ये भी जो है वो diffraction को increase कर देगी, और increase the wavelength of the wave, वही बात हो गई, wavelength increase करूंगा वो slit के बराबर हो जाएगी, तो फिर increase diffraction हो जाएगी. We want to have a decreased diffraction. ठीक है, तो बी ही है. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. चलो शाबाशी वाला करो. इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान आसान सवाल आ गए, 5 6 7 8 कुछ लाइन से. वेरी इजी, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड वी नीड टू डू इट जल्दी से. सो डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? डी की वैल्यू क्या दी हुई है? द ग्रेटिंग हैज अ लाइन स्पेसिंग ऑफ दिस मच. ठीक है, ये तो 2.7 into 6 दिया हुआ है. साइन थीटा क्या है? साइन थीटा 53 डिग्री लेंगे, तो साइन 53. एन क्या है? फोर्थ ऑर्डर था मेरे ख्याल से, राइट? सो दिस इज फोर्थ ऑर्डर एंड वेवलेंथ दे हैव आस्क्ड. सो वेवलेंथ क्या आ रही है हमारे पास? बी आ रही है 5.4 इंटू 10⁻⁻7. ओके जी, सो दैट इज वर्किंग आउट टू बी बी. फिर क्या है? अ हॉरिजॉन्टल ग्लास ट्यूब closed at one end has a layer of dust inside it on its lower side. Sound is emitted from a loudspeaker that is placed near the open end of the tube. The frequency of the sound is varied, and at one frequency a stationary wave is formed inside of the tube so that the dust forms small heaps. The distance between 4 heaps of the dust is 30 centimeters. The speed of sound in air in the tube is 330 meters per second. What is the frequency of the sound emitted by the loudspeaker? अच्छा, यहां पे जहां पे हीप्स बन रहे हैं, ओवर हियर वेयर यू गेटिंग द हीप्स. हीप्स से मतलब क्या है? पाइल बन रहा है, मतलब यहाँ पे बेसिकली जाके डस्ट कलेक्ट हो रही है. ठीक है, कचरे का ढेर कहते तो क्या होता है? जहां पे कचरा सब भरते रहते हैं तो वो बहुत बड़ा ढेर बन जाता है. इसी तरह हीप क्या होगा? डस्ट जहां पे सबसे ज्यादा जाके जमा हो रही है. और जमा कहां पे होगी? जमा वहां पे होगी जहां पे डिस्प्लेसमेंट सबसे लेस होगी. क्योंकि अगर ये एंटी नोड की हम बात करें तो एंटी नोड पे तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी, आपकी डस्ट उड़ जाएगी वहां से. लेकिन अगर हम हीप की बात कर रहे हैं जहां पे जाके हमारी जमा हो रही है सारी की सारी डस्ट, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे पॉइंट्स जहां पे डस्ट आराम से जाके जमा हो रही है, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे नोड्स होंगे, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट होंगे, क्योंकि यहां से सैंड को इधर उधर नहीं फेंका जा रहा है, वो वहीं रह रही है, ओवर दे रही है. सो बेसिकली द डिस्टेंस गिवन टू यू इज बिटवीन, यानी मतलब आपको बेसिकली इस तरह से ये 4 नोड्स का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको. ठीक है, देव गिवन यू 4 नोड्स का डिस्टेंस एज 30 सेंटीमीटर. नाउ वी नो 2 नोड्स के बीच में क्या होता है? 2 नोड्स के बीच में हाफ लैम्डा होता है. तो एक हाफ लैम्डा ये, दूसरा हाफ लैम्डा ये, और तीसरा हाफ लैम्डा ये आ जाएगा. सो बेसिकली हाउ मेनी हाफ लैम्डास? आई हैव गॉट 3 हाफ लैम्डास that are equal to the 30 सेंटीमीटर जो मुझे बताया हुआ है. 30 इंटू 10⁻⁻2 कर लेते हैं, या 30 सेंटीमीटर लिख लेना अभी. और लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा 30 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, यानी इट शैल बी 20 सेंटीमीटर्स. द वेवलेंथ इज वर्किंग आउट टू बी 20 सेंटीमीटर्स. देन दे आर आस्किंग यू द फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ. वेलोसिटी इज 330, वेवलेंथ इज 20 सेंटीमीटर्स. सो 20 इंटू 10⁻⁻2. कैन यू एक्सप्लेन अगेन नोड वाली चीज? बेटा नोड की डेफिनेशन क्या होती है वानिया? नोड की पहचान क्या होती है? मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो इफ आई वर टू पुट यू एट द प्लेस ऑफ अ नोड, अगर मैं एक बहुत बड़ी स्टेशनरी वेव बनाऊं और मैं तुम्हें उठा के नोड की पोजीशन पे रख लूं, तो क्योंकि वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, तो तुम्हें कुछ भी फील नहीं होगा, तुम वहां पे खड़ी रहोगी, या तुम वहां से कोई तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा कि मुझे धक्का दे रहा है कोई या कुछ भी. यू विल फील नो डिस्टर्बेंस. अ नोड इज अ पॉइंट ऑफ नो डिस्टर्बेंस. वहां पे तुम हो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा वहां पे कोई वेव थी या नहीं, क्योंकि वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. सिमिलरली जो डस्ट है वो ये हीप्स क्यों बना रही है? वो हीप्स बना रही है, वहां पे ढेर बन रही है. कहां पे ढेर बन रही है? नोड वाले पॉइंट्स पे ढेर बन रही है. क्यों? बिकॉज नोड्स पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होती. नोड्स पे अगर आप जाके खड़े हो जाएंगे तो आपको कोई डिस्टर्ब करके उठा के नहीं फेंक देगा. इट विल नॉट मेक यू वाइब्रेट ऑफ फ्रॉम दैट पोजीशन. So that is why the nodes is collecting in the form of heaps at the dust is collecting in the form of heaps at nodes.
तो नोड्स आर द पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, और जब भी आप ऐसे करेंगे ना तो डस्ट जो है वो नोड्स वाले पॉइंट्स पे जाके स्टेशनरी हो जाती है, वो वहां से फिर मूव नहीं करती। अच्छा जी, देयर इज अ करंट इन अ रजिस्टर फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल, which statement about the total charge that passes through the resistor is correct? It is an integer multiple of the elementary charge. Q equals to Ne, charge is quantized. The potential difference V across a filament lamp is slowly raised from 0 to its normal operating value. Which graph represents the variation with V of the current I in the lamp? ये भी रट्टा वाला है। हम सबको पता है कि जैसे जैसे हम लैंप को गर्म करते हैं, यानी उसको मोर ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे ले जाकर लेके जाते हैं उसके, तो वो गर्म होता है, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है और उसका वोल्टेज इंक्रीज करता है और करंट डिक्रीज करता है। सो ग्राफ ऑफ अ फिलामेंट लैंप बेंड्स टुवर्ड्स द वोल्टेज वाली एक्सिस एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द करंट वाली एक्सिस। ठीक है, ये किसका ग्राफ होता है? व्हाट थिंग हैज दिस ग्राफ? दिस वन। दिस इज फॉर एन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर होते हैं आपके पास जो आपके पास बिल्कुल आइडियल कंडक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है जी। और ये वाला ग्राफ किसका होता है? दिस वन, डी वाला, थर्मिस्टर के लिए होता है आपके पास। ठीक है जी, थर्मिस्टर। वेरी गुड। अच्छा जी, an electric current of 12 amperes is in a wire of length 0.35 meters. The average drift speed of free electrons in the wire is this much. How many free electrons are there in the wire? So let's do that. I equals to N A V E. अच्छा, अब बात यहां पे हमसे क्या पूछी है? They have not asked you for the number density. Instead, they have asked you for the value of capital N. ठीक है, कैपिटल N की वैल्यू निकालने को बोला है आपको। और हम सबको पता है कि स्मॉल एन की वैल्यू क्या होती है? स्मॉल एन की वैल्यू होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द वायर। सो इफ आई वांट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एन, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे स्मॉल एन को मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा बाय द वॉल्यूम। ठीक है, एक काम करते हैं हम क्या होशियारी करते हैं, हम जो है, क्योंकि हमें पता है हमें स्मॉल एन तो चाहिए नहीं है, तो मैं स्मॉल एन की जगह क्या कर रहा हूं? कैपिटल एन ओवर वी सब्स्टिट्यूट कर। इसका एक और भी मकसद है, अगर आप देखेंगे तो आपको एरिया नहीं दिया गया इस पूरे सवाल में। यू डोंट हैव द एरिया एनीवेयर, यू जस्ट हैव द लेंथ, एंड बाय यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन आई कैन डू समथिंग वेरी वेरी इजी एंड क्लेवर ओवर हियर। सो आई विल इक्वल्स टू एन अपॉन वी इंटू ए इंटू वी इंटू ई। ठीक है, ये वी वी कैंसिल नहीं कर देना, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक वॉल्यूम है। वॉल्यूम को हम कैसे खोल सकते हैं? वी कैन ओपन अप द वॉल्यूम विद एरिया इंटू लेंथ, है ना, and then into area and then into velocity and then into elementary charge ही। then I can cancel out the area and the area मुझे वैसे भी नहीं दिया हुआ था, तो अच्छी बात है, कैंसिल आउट हो गया। और अब मैं कैपिटल N की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा I इंटू एल डिवाइडेड बाय V इंटू ई से। ठीक है, N को सब्जेक्ट बना दिया मैंने। सो करंट क्या है? 12 एम्पियर्स। लेंथ क्या है? 0.35। वेलोसिटी क्या है? 5 इंटू 10⁻⁻⁴। और एलिमेंट्री चार्ज क्या है हमारा? हमें पता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। सो वैल्यू क्या आ रही है इसकी? बी कह रही है ईमान, 5.3 इंटू 10⁻22। देख लो, कैलकुलेट कर लो, बता दो अगर सही है कि नहीं। पेपर बहुत ज्यादा आसान हो गया 20 के बाद। देयर इज नथिंग हार्ड इन दिस। एवरीथिंग इज इजी पीजी, होपफुली इट कंटिन्यूज लाइक दैट। खैर, three resistors are connected to a cell of negligible internal resistance. Which circuit has a combined resistance of 100 ohms? तो कौन सा सर्किट की 100 ohms की कंबाइंड रेजिस्टेंस है? बहुत आसान है, इसको जल्दी से कैलकुलेट कर ले। 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 50 250 आ गई है। ठीक है जी, 100 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/50। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, बट आप सारों की ट्रायल एंड एरर करके देख सकते हैं। 1/100 0.01, या बल्कि यार मैं नहीं कर रहा यार, मैं कंप्यूटर के कैलकुलेटर में कैसे करूंगा बैठ के।
बी इज करेक्ट, ठीक है जी, बी इज करेक्ट, क्योंकि 100 और 100 पैरेलल में 50 बना देंगे, 50 प्लस 50 100 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये दोनों मिलके आपके पास 50 बना देंगे आपको, एंड देन 50 प्लस 50 विल इक्वल टू 100। तो यस, आर इफेक्टिव इज 100 ओवर ईयर, ठीक है। इन बाकियों के लिए आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो सबको आती है, उसमें कुछ मुश्किल बात नहीं है। सी का 25 है, और इसका क्या है, ए का 100 और 50 पैरेलल में, और 100 इसके साथ सीरीज में। नहीं, ए का इतना बड़ा नहीं आ सकता बेटा आंसर, 133.333, ठीक है जी। सो ए का जो है आ रहा है 133.33 ओम्स, ओम्स, ओम्स और ये ओम्स। Each of Kirchhoff's law is a statement based on the conservation of a physical quantity. Kirchhoff's first law is based on the conservation of charge. दूसरा वाला law is based on the conservation of energy. A cell of electromotive force EMF 1.5 volts delivers a current of 0.26 amperes to a resistor of resistance 5 ohms between its terminals. What is the internal resistance of the cell? क्या बकवास सवाल है ये किसने बनाया पेपर ये? टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आई इंटू कैपिटल आर, जो हमारी लोड रेजिस्टेंस होती है वही हमारा टर्मिनल वोल्टेज को ले रही होती है, एंड वी कैन जो है वो जल्दी से दैट। सो द करंट गोइंग इन द एक्सटर्नल रेजिस्टर इज 0.26 ओम्स, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम्स है, ठीक है। ईएमएफ ऑफ द बैटरी क्या है? 1.5, करंट आपको पता है 0.26 है, और आपको इंटरनल रेजिस्टेंस आर निकालनी है कि वो क्या आ रही है क्या नहीं है। सो डी आ रहा है 0.26 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, नहीं, 0.26 इंटू 5 minus 1.5 divided by minus 0.26. So you will get the internal resistance as D, 0.77. अच्छा जी, फिर क्या है? रेडियो एक्टिविटी होपफुली। ये what is not a quark flavor? Meson is not a quark flavor. How many down quarks are there in a nucleus of hydrogen 3? So hydrogen 3 में क्या होगा? एक प्रोटॉन होगा, दो न्यूट्रॉन्स होंगे, राइट? वन प्रोटॉन एंड देन टू न्यूट्रॉन्स। कैसे पता वन प्रोटॉन? ये लिखा हुआ वन प्रोटॉन, और 3 माइनस 1 2 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। एक प्रोटॉन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? अप अप डाउन होती है, एक न्यूट्रॉन की वैल्यू अप डाउन डाउन होती है। पूछा क्या है? हाउ मेनी डाउन क्वार्क्स? सो एक डाउन क्वार्क ये रहा, और दो एक में होता है, तो 2 2 जा 4, सो दिस विल बी 1 प्लस 2 इंटू 2, दैट इज 5। सो डी, ठीक है। और जो है वो उसके बाद क्या आ जाएगा? एन आइसोटोप ऑफ बोरॉन डिकेज टू बेरिलियम बाय अ बीटा प्लस इमिशन, विच पार्टिकल इज इमिटेड इन एडिशन टू ब्रो, पेपर गॉट सो इजी ऑल ऑफ अ सडन। तो सी है हमारा आंसर, बीटा प्लस अगर एंटी मैटर है तो मैटर वाला पार्टिकल आपके पास न्यूट्रिनो होता है। दैट वाज फन। आखिर के 20 क्वेश्चन तो ऐसे जल्दी हुए हैं,